साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल MS राठौड़ मैथमेटिक्स पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे 12वीं के अंदर मैट्रिक्स जो यूनिट नंबर 3 है, उसके लिए आज हम यहाँ पर कुछ सवाल की शुरुआत करेंगे। मैंने बताया था कल भी कि अभी जिसके पास किताब नहीं है वो किताब कहाँ से उपलब्ध करेगा, कि किताब वो NCERT प्ले स्टोर पर जाकर NCERT ऐप डाउनलोड कर लेगा। उसके अंदर उसको प्लस 6 से लेकर 10-12वीं तक सभी किताबें और सभी किताबों का सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ से देख लेना आप। अब मेरे पास तो क्या किताब उपलब्ध है, तो चलो मैं आपको शुरुआत कराता हूँ। ये NCERT किताब है। RBSE के अंदर तो फर्स्ट किताब सेकंड किताब साथ में ही आती थी। उसे बच्चे अपनी सहायता के लिए 9.5 समाकलन के बाद 9.5 9वीं प्रश्नावली RBSE के अंदर समाकलन लग रही थी, 9.5 से अलग कर लेते थे। अब ये क्या है, NCERT में फर्स्ट और सेकंड दो किताब आती है मैथ की। फर्स्ट अलग, फर्स्ट के अंदर यूनिट होती है 8 तक, उसके बाद भी और सेकंड के अंदर भी 8 यूनिट होती है। तो टोटल यूनिट कितनी हो जाती है मैथ के अंदर? 16 यूनिट हो जाती है। समझ में आई? तो साथियों, हम बात करेंगे तीसरी यूनिट से 3.1। 3.1 का पहला प्रश्न ध्यान रखना भाई साथियों, ये तो मेरे तो नॉर्मल खांसी है अपना कोरोना टाइम के अंदर। विद्यार्थियों, घर से तो बाहर ही मत जाएं। आपका जीवन अमूल्य है, किसी के लिए भी हो, चाहे मेरे लिए हो, अपने माता पिता के लिए हो, तो अपना शरीर का ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। पहला प्रश्न है 3.1 का, एक आयु के लिए ज्ञात करनी है आपको कोटि, आयु की संख्या और आयु। साथियों, अगर आपने मैट्रिक्स का पहला वीडियो अच्छी तरीके से समझा है तो आप साथियों पहला प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं दूसरे प्रश्न से शुरुआत करता हूं। अगले ने कहा है कि यदि किसी अवयव की अवयव यानी मैट्रिक्स में 24 अवयव, यदि किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव है तो इनकी संभव कोटियां ज्ञात कीजिए। फिर अगले प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर आप देख लेना, किताब हो तो नहीं NCERT ऐप खोल लेना। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? पहले तो अगले ने पूछा है, जय मां सरस्वती, मैं आपको 3.1 का दूसरा नंबर प्रश्न करवा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगले ने पहले तो क्या पूछा है आपसे? अगले ने पहले पूछा है कि 24 अवयव तो उनकी कोटियां बताइए। मैंने पहले ही बता दिया था कोटियां कैसे निर्धारित करते हैं। कोटियां होती है कि ए मैट्रिक्स में चौबीस अवयव। अब कई विद्यार्थी कह रहे थे सर थोड़े बड़े लिखा करो। अब मेरी आदत छोटे लिखने की है तो मैं कोशिश करता हूँ बड़े लिखता हूँ। ए मैट्रिक्स में 24 अवयव है। 24 अवयव तो इनकी कोटियां बतानी है। मैंने कहा था 24 अवयव। अगर आपको ऐसे निर्धारित ना हो तो आपने मैंने तरीका बताया था, 24 का क्या कर लो आप, अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या कर लो? अभाज्य गुणनखंड कर लो। उसके हिसाब से पंक्ति और स्तंभ यानी मैट्रिक्स की कोटि क्या आती है? कोटि m गुणा n। m पंक्ति है, n क्या है? स्तंभ है। समझ में आई? 24 का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया 12, फिर दोबारा 6, फिर 2 का दोबारा 3, फिर 3, फिर 1 1 हो गया। 2 2 4, 4 2 8, 8 ये 24। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, अब 1 को पकड़ लो। पकड़ लिया। अब 2 गुणा 2 4, 4 2 8, 8 दिया 24। ऐसे भी हो सकता है 1 गुणा 24, ऐसे भी कोटि हो सकती है। मतलब एक पंक्ति 24 स्तंभ हो सकते हैं। अब इसका उल्टा कर दो, 24 गुणा 1 मतलब 24 पंक्ति और एक स्तंभ हो सकता है। अब एक का काम कंप्लीट हो गया। तो देखिए, एक का काम कंप्लीट होने के बाद अगर साथियों आप YouTube चैनल को अगर ज़्यादा शेयर लाइक करते हैं, वॉचिंग टाइम अच्छा आता है,
तो साथियों मैं लाइव क्लास शुरुआत कर दूंगा मॉर्निंग के अंदर। अगर आप थोड़ी मेहनत नहीं करते तो फिर मेरे मन में भी क्या होता है कि ऐसे होता नहीं कि करें यार कुछ, ऐसे आप थोड़ा शेयर भी किया करो वीडियो को। 10वीं वाले विद्यार्थी मैंने देखा है, 10वीं वाले विद्यार्थी मैंने कल भूपद का सेकंड पार्ट गिरा था, उसके अंदर उन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी तरीके से उन्हें शेयर किया है और बहुत ही अच्छा वॉचिंग टाइम है उस वीडियो के अंदर। कम से कम उन विद्यार्थियों ने 12-13 घंटा वीडियो देखा है। तो मतलब आप भी क्या है, वीडियो को शेयर करा करो, वीडियो को पूरा देखा करो, ऐसे नहीं बीच बीच में नहीं। ये कोई मैथ है, ऐसे तो होगा नहीं, पूरा देखने पर ही समझ में आएगी। 24 गुणा 1, अब मैंने 1 को छोड़ दिया, अब मैंने 3 को पकड़ लिया। चलो 3 लिख दिया पहले, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, फिर 1, 8 का 1 के साथ करेंगे तो 8 यानी मतलब 3 पंक्ति और कितने हो गए 8। तब इसका उल्टा कर दो, 8 गुणा 3। ये तरीका मैंने मैट्रिक्स के पहले वीडियो में बता दिया था, अगर आपने समझा हो तो। होने के बाद मैं 3 को छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया। मैं क्या करता हूँ, 2 को पकड़ लेता हूँ, 2 दुआ 4, 4 तिये 12, 12 के 1 के साथ करेंगे 12 ही होगा। पकड़ा क्या, 2 गुणा 12, 2 पंक्ति 12 स्तंभ, 12 पंक्ति 2 स्तंभ। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स की कोटि का निर्धारण कर सकते हो अगर मैट्रिक्स के अवयव दिए गए हो। अगर आपको कि ये 2 पकड़ लिया, इससे 1 2 को और पकड़ो, तो ये भाई 2 सेम ही तो है, 2 2, इसलिए सेम ही बनाएगा ये। 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, ये सेम ही कोटि बनाएगा। अगर अगले ने कहा है कि इसके अंदर 13 कोटि हो, मतलब सॉरी अवयव कितने हो, 13 हो, तो क्या बताना है, इसकी कोटि बतानी है। अब मैंने बताया 13 के भाज्य गुणनखंड करो, 13, फिर 1, फिर 1, फिर 1, समझ में? मतलब 1 गुणा 13 ही होता है इसका, और 13 गुणा 1 मतलब 1 पंक्ति 13 स्तंभ, 13 पंक्ति 1 स्तंभ। हमारी बात समझ में? ठीक है। तीसरा प्रश्न ऐसा ही है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इनकी संभव कोटियाँ क्या होगी, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगी? बात समझ में आ रही है? आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, तो मैं क्या आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूं। 5 का भी मैं पहला पार्ट कराऊंगा और पैसे मैंने पहले करा दिए। ये क्वेश्चन क्या करा दिए मैंने, पहले क्वेश्चन पहले मैट्रिक्स के वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन करा दिए थे। अब देखो ये तो क्या नई किताब है, थोड़ी किताब के सवाल याद नहीं है, और RBC होती तो पूरी किताब याद है, किताब की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगले इनका 1 3 गुणा 4 के अवयव की रचना कीजिए, ठीक है, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। मतलब 1 3 गुणा 4 के मैट्रिक्स की रचना करें, मतलब 3 पंक्ति 4 स्तंभ की रचना करें। मतलब 3 पंक्तियां होनी चाहिए, उसके अंदर 4 क्या होने चाहिए, स्तंभ होने चाहिए। इस प्रकार के अवयव की रचना करें और जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त करें। जैसे इसका नियम है AIJ 1/2 - 3I + J। ये अगले इनका ये नियम है कि 3/4 मैट्रिक्स की रचना करनी है, और ये नियम है मैंने पहले भी बता दिया था। बात समझ में आ रही है? तो देखें पहले 3/4 के मैट्रिक्स की रचना कीजिए। माना A, जैसे आंसर यहां से स्टार्ट करोगे आप अपना, माना A, ये मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, पहले पंक्ति का आता है फिर स्तंभ आती है। पंक्ति कितनी 3, स्तंभ कितने 4। A1 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। आ रही बात, 4 स्तंभ लेने थे मुझे। 3 पंक्ति, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ।
A31 मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। 3 गुणा 4, 3 क्या हो गई पंक्ति, 4 हो गए स्तंभ। ये लगाया मैंने चूंकि का चिन्ह AIJ, अगले नियम दिया 1/2 माइनस 3I प्लस J। ये क्या है, मोड का चिन्ह है। मोड के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसे मापांक कहते हैं। कि मोड क्या होता है, कभी भी मान ऋणात्मक नहीं देता है। मतलब जैसे दिख रहा होगा -2 है मोड के अंदर तो उत्तर 2 ही आएंगे, अगर 2 है तो भी उत्तर 2 आएंगे। मतलब मान क्या नहीं होता मोड के अंदर, ऋणात्मक नहीं होता। आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा, 11वीं क्लास के अंदर मैं बता दूं, एक तो 13 यूनिट में काम में आता है, अवकलज में सीमा विद्यमान होती है वहाँ। और बोर्ड में हमेशा मोड के प्रश्न पर ही 2 या 3 नंबर का सीमा और अवकलज से प्रश्न आता है, ये ध्यान रखना। इसका ग्राफ भी आपने पढ़ा होगा 11वीं के अंदर, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। मतलब हमेशा धनात्मक की तरफ होता है, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ठीक है, ये 11वीं के अंदर पढ़ा है। मतलब कोई भी -2 है ना मोड के अंदर तो भी पॉजिटिव 2 हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव ही होना है। बात समझ में आ रही। जैसे मैंने किया A11, शुरुआती दौर में पढ़ा था कि I साइन है पंक्ति का, J साइन है स्तंभ का, पढ़ा था। I पंक्ति का स्तंभ है और J स्तंभ को दर्शाएगा, ये चीज पढ़ी थी। A11 मतलब पंक्ति भी एक, स्तंभ भी एक, मतलब I की जगह भी एक और J की जगह भी एक। ये रहा नियम 1/2 बाहर -3 1 प्लस 1। आ रही है बात समझ में। देखो -3 बनेगा, ये प्लस का एक जोड़ वाक्य तो आना चाहिए यार, 12वीं क्लास में पढ़ते हो। अगर नहीं आता है तो मैथ छोड़ देना भाई, फिर तो आप घर वालों की नज़रों में धूल झोंक रहे हो। -3 प्लस 1, माइनस के कितने बचेंगे 2, माइनस के 2, ये मोड -2 को क्या करेगा, पॉजिटिव 2 करेगा। क्या करेगा, पॉजिटिव 2 करेगा। मोड हटाते क्या होगा, पॉजिटिव 2 होगा। जैसे ये -2 1 करके दिखा देता हूँ, फिर मैं नहीं करूँगा। ये 2 फिर बट्टा 2 हो जाएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट इक्वल टू 1। आई बात समझ में। ठीक है, क्या बना, इस तरीके से बनेगा। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, उत्तर कितना आएगा इसका 1। A12 पहली पंक्ति, फिर दूसरा स्तंभ, मतलब I का मान 1 और J का मान कितना 2। 1/2 -3 1 प्लस 2, J की जगह क्या रख दिया मैंने 2। ये -3 है, ये प्लस का 2 है, बचेगा -1। परंतु मोड की वजह से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। 1 का 1/2 के साथ गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएंगे 1/2। A13 1/2 -3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो I का मान 1, J का मान 3। 1 प्लस J का मान कितना है 3, -3 प्लस 3 बनाएंगे 0, 0 को किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमेशा 0 आता है। A14 पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, बात समझ में आ रही है। पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, तो देखो क्या करेंगे, 1/2, तो I का मान 1 हो जाएगा, J का कितना हो जाएगा 4, -3 प्लस 4 बचेगा क्या 1। समझ में आ रही है। 1 का किसी संख्या के 1 बचेगा, 1 धनात्मक के अंदर है, मतलब मापांक के अंदर है, तो भी उत्तर क्या आएगा 1। 1 का गुणा 1/2 के साथ करेंगे तो उत्तर 1/2, मतलब पहली पंक्ति का काम कंप्लीट कर दिया आपने। क्या कर दिया, कंप्लीट। फिर करते हैं दूसरी पंक्ति की बात। A21 यहाँ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो I का मान हो गया 2 और J का क्या हो गया 1। 1/2 -3 2 प्लस 1। मैं कैसे रख रहा हूँ, देखो I का मान 2 है, J का मान 1, ऐसे रख रहा हूँ, इस नियम में रख रहा हूँ मैं।
-3 दूआ 6, माइनस के 6 प्लस का 1 तो बचेंगे -5। मापांक के अंदर है -5, मापांक होने की वजह से क्या कर लेगा, इसे पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव लिख देगा 5। 5 का 1/2 के साथ गुणा तो उत्तर 5/2 गुणा भाग आपको आना चाहिए। 822 समझ में आ रही है। 822 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 6 माइनस के प्लस के 2 तो माइनस के 4 बचेंगे, परंतु यह क्या कर देगा पॉजिटिव 4। 4 का गुणा 1/2 के साथ करेंगे तो क्या बचेगा 2। 823 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। 1/2 -3 2 +3 माइनस के 6 प्लस के 3 बचेंगे -3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 बचने के बाद ये मापांक है तो पॉजिटिव 3 कर देगा। 3 का 1/2 के साथ गुणा 3/2। 824 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। आई का मान 2 है, जे का मान कितना है 4। 1/2 -3 दुआ +4 बचेगा क्या, माइनस का 6 प्लस का 4 है तो माइनस के 2 बचेंगे। 2 बचने के उपरांत में आप क्या करोगे, मापांक के अंदर तो पॉजिटिव 2 आ जाएंगे। 2 का गुणा 1/2 के साथ उत्तर 1 आ रही है बात। दूसरी पंक्ति का कभी काम कंप्लीट। तीसरी पंक्ति 831 मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ आई का मान 3 हो गया या जे का मान 1 हो गया। 1/2 -3 गुणा 3 +1। अब आप बताओ -9 + 1 तो बचेगा -8, परंतु पॉजिटिव बना देगा मापांक तो पॉजिटिव 8 का 1/2 के साथ गुणा करेंगे तो उत्तर 4। 1/2 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो आई का मान 2 और जे का आई का मान 3 जे का 2। 3 3 9 9 में से 2 घटाएंगे बचेंगे -7। 7 मापांक में क्या कर देगा पॉजिटिव 7। 7 का 1/2 के साथ गुणा 7/2। 833 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। -3 3 +3 मतलब आई का मान भी 3 था, जे का मान भी क्या था 3 था। माइनस के 6 9 प्लस के 3, माइनस के 9 में से प्लस के 3 जाएंगे बचेंगे -6। माइनस का 6 क्या कर देगा, इसे पॉजिटिव कर देगा मापांक 6 बचेंगे। 6 का गुणा 1/2 के साथ करेंगे तो कितने बचेंगे 3। 834 1/2 मतलब आई का मान 3 है, जे का मान कितना है 4। -3 वापिस करते हैं, -3 का 3 + 4 9। माइनस के 9 में से 4 जाएंगे बचेंगे -5, परंतु -5 इस मापांक के चिन्ह की वजह से क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव होने के बाद 5 का 1/2 के साथ गुणा करेंगे 5/2। आ रही है बात समझ में। अतः ए आपने रचना कर चुके हो, देखो A11 1 1/2 0 1/2 आ रही है बात समझ में। इसी प्रकार A21 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 और 5/2 मैंने ये लिखे हैं भाई। कोई दिक्कत है, ये मेरी मैट्रिक्स की क्या हो गई रचना हो गई, ये हो गई 3/4। ऐसे प्रश्न है मेरे हिसाब से, मैंने पहले भी बता दिया था और अब भी बता दिया है, तो मेरे हिसाब से तो आपके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और आती है तो आप मुझे अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न है चौथा और पांचवा। अब छठा प्रश्न देखेंगे आप। छठा प्रश्न के अंदर अगले इनका XYZ का मान बताना है, और सातवां भी ऐसा है। तो चलो एक छठे का मैं आपको दूसरा बता देता हूँ और सातवें का बता दूंगा। चलो ठीक है, ठीक। देखो साथियों, अगर आप ध्यान लगाकर समझते हैं या देखते हैं तो शायद मेरे हिसाब से तो है नहीं, समझ में नहीं आएगा,
कि मुझे पढ़ाते हुए आज 6 वर्ष हो गए हैं। तारानगर के अंदर अपनी कोचिंग भी है, माँ सरस्वती क्लासेज। मैं 12th मैथ का कोर्स कराने का 7,000 रुपये लेता हूँ। मतलब आपका सौभाग्य समझें या मेरा एक प्रयत्न समझें तो आपको यहाँ पर जो 12th मैथ के मैं जो 7,000 रुपये लेता हूँ वो आपको फ्री में मिल रही है। तो अगर साथियों आप इसी प्रकार से साथ देते हैं तो मैं आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा करूँगा। क्योंकि इस बार मैंने प्रण लिया है कि मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं प्लस कंपटीशन और बीएससी फर्स्ट ईयर यूजी क्लासेस सेकेंड ईयर फाइनल मैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। क्या है कि मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए लगातार मैं पहले तो क्या है कि जांच कर रहा हूँ कि अगर आपका साथ बना रहता है तो मैं और क्लास से, जैसे मैंने 10वीं की स्टार्ट कर दी है, 7वीं 12वीं की स्टार्ट कर दी है। नॉन बोर्ड की 9वीं 10वीं की नहीं है, शायद 15 मई के आसपास मैं एयरफोर्स की क्लासें भी स्टार्ट कर दूंगा। एयरफोर्स की क्लासें मैं पूरी ल्यूसेंट बुक कराऊंगा, पूरी टोटल मैथ की, प्रत्येक एक्स से लेकर जेड तक सवाल कराऊंगा। सवाल नंबर 5वें का पहला करा दिया, सेकेंड ऑप्शन करना, चौथा 5वां सेम सवाल है तो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको छठे का सेकंड पार्ट करा देता हूँ। कौन सा? छठे का सेकंड पार्ट, जो मुझे सबसे हार्ड लगता है। छठा और 7वां सेम ही सवाल है, आप कर सकते हैं। देखो छठे का सेकंड पार्ट अगले दे रखा है, x प्लस वाई 5 प्लस जेड, ये 2 और ये एक्स वाई, ये 6 2 5 8। मैंने ये कहा 2/2 की कोटि है, ये भी 2/2 की कोटि, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। नोट के अंदर इस तरीके से कहा था कि मैट्रिक्स की कोटियां समान व मैट्रिक्स बराबर हो तो उनके एलिमेंट भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखेंगे उनके एलिमेंट बराबर होते हैं, मतलब x प्लस वाई किसके बराबर है? 6 के, इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा? एक्स वाई का गुणा 8 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया मैंने। 5 प्लस जेड 5 के बराबर हो जाए, पहले एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं फिर कर लेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से काट लिया मैंने, x का मान या y का आपकी इच्छा जो भी निकालो, 8/x आ गए ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये y का मान आ गया आपके पास, क्या आ गया? y का। अब इक्वेशन नंबर 1 में y का मान रखने पर, नोट आपने मैंने पहले बता दिया है, मैट्रिक्स के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर 2 मैट्रिक्स कोटियां समान हो तो उनके अवयव बराबर, मतलब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। यहाँ से y का मान निकाला और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, x प्लस y का मान 8/x इक्वल टू 6। मैंने किया लघुत्तम लेकर हल, ये हो गया x² प्लस 8, ये 6। अगर ये नहीं आता है कैसे हुआ x², तो बेटा मैथ छोड़ दो, हर 8 वगैरह लेकर अपना टाइम पास करो, ठीक है, कोई धक्का नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो तो मेरे इस नंबर पर फ़ोन करके बात करा देना। अगर गार्जियन आपको कहे कि आप मैथ ही लो, आपको अगर यही चीज़ नहीं आती तो आप मैथ मत लेना, ठीक है। x² प्लस 8 इक्वल टू 6x हो गया। मैं इसे इस तरफ ले आता हूँ, x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। समझ में आई बात आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण आने के बाद मैं इसे हल करूँगा। यहाँ x² है माइनस 6x प्लस 8, ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण x की स्क्वायर है तो पक्का x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। गुणनखंड करना है चीज की 3 विधि होती है हल करने की, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग, बहु, श्रीधराचार्य सूत्र।
यहाँ गुणा करने के बाद बना 8x की स्क्वायर, वो भी प्लस का, माइनस 6x को इस तरीके से तोड़ा जाए कि गुणा करने पर तो क्या बन जाए 8x की स्क्वायर, परंतु जोड़वा की करने पर क्या बन जाए माइनस 6x। अगर नहीं आता 8 का भाज्य गुणनखंड कर सकते हैं 4 फिर 2 फिर 1, समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 2 दूआ 4, 4x के और माइनस के 2x और ये माइनस के 6x हो गए, और गुणा करने में क्या होगा माइनस माइनस प्लस 8x की स्क्वायर। ये चीज़ तो आपको 10वीं में आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो क्यों आप 11वीं पढ़ गए हो तो आपने मैथ तो तभी ली होगी, ये चीज़ आती होगी। ये तो मैंने आपने नॉर्मल बता दिया। तो मतलब ये मेरा पद कहाँ से टूटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इजगल टू 0। समझ में आ रही है। मैं यहाँ से कॉमन लिया x, ये बच गया x माइनस 4, यहाँ लिया माइनस 2 तो बच गया x प्लस माइनस माइनस 8 में 2 का भाग जाता है तो क्या आ जाएगा 4, 0 पूरे में x माइनस 4 कॉमन और बच गया x माइनस 2 इजगल टू 0। एक बार x माइनस 4 बराबर 0, एक बार x माइनस 2 बराबर 0, तो आ गए x बराबर 4, ये भी आ गए x बराबर 2। आपके पास x की वैल्यू कितनी आई 2 आई। अब देखो आपको क्या करना है, इसे समीकरण नंबर 3 दे सकते हो, y का मान याद करना है, चाहे इसके अंदर रखे करो चाहे इसके अंदर चाहे इसके अंदर, वो आपकी इच्छा है। कि सबसे सरल मुझे यही लगा, इक्वेशन नंबर 2 मान आएंगे, इक्वेशन नंबर 3 में x बराबर 4 रखने पर तो y बराबर 8 बटे रखना कितने 4 काटेंगे तो कितने आ जाएंगे y बराबर 2। आ रही है बात समझ में। सबसे हार्ड सवाल था आपके तो मैं करा रहा हूँ। ये पहला काम कंप्लीट। मतलब अब देखो ये अगर x का मान 2 हो, इक्वेशन नंबर 3 में x बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा y बराबर 8 बटे कितने 2 काटेंगे जब कितना आएगा 4, तो y का मान मतलब x की वैल्यू 4 है तो y का 2 होना चाहिए, अगर x की 2 है तो y का 4 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है x प्लस वाई की इसके बराबर होना चाहिए 6 की, मतलब x 4 लिया तो y 2 6 हो रहा है, इसे सही है। x 2 लिया 2 प्लस 4 6 मतलब हो रहा है, तो ये अपना सवाल सही है। अब z का मान निकालना था, 5 प्लस z इजगल टू 5, तो z बराबर 5 माइनस 5 तो z इजगल टू 0। आई बात समझ में। क्यों ये 5 प्लस z 5 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये हो गया आपका सवाल। कोई दिक्कत, ठीक है। एक सवाल और देख लो फिर 3.1 के हम एकदम नज़दीक हैं ख़त्म करने के। सातवां क्या ABCD का मान बताइए। 7वें के अंदर देखना कि समीकरण दे रखा है दोनों बराबर है, वो इसका सेम कंडीशन है, a माइनस b है 2a माइनस b है 2a प्लस c है 3c प्लस d है। अब आप देखें तो -1 5 0 13 इस प्रकार से है। तो आपको करना क्या ABCD का मान निकालना है। तो मतलब a वही यार 2y 2 है, ये भी 2y 2 है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मैट्रिक्स की कोटियाँ समान होती है तो मैट्रिक्स के एलिमेंट भी क्या होंगे समान। a माइनस बी इजगल टू कितना आएगा -1 आ गया इक्वेशन नंबर 1। 2a प्लस सी कितना आएगा 5 इक्वेशन नंबर 2। 2a माइनस बी कितना आएगा 0 इक्वेशन नंबर 3। 3c प्लस डी कितना आएगा 13 इक्वेशन नंबर 4। ये इसके बराबर आ गया बात समझ में। अब आपको ABCD का मान याद करना है। देखो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर
3 से, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, तो इक्वेशन नंबर ए बी में समीकरण ये भी ए बी में इक्वेशन 1 + 3 को जोड़ दो, आप जोड़ो a - b - 1 2a - b बराबर 0 जोड़ेंगे, जोड़ में कैंसिल आउट हो गया बी, सॉरी क्या करो समान चिन्ह के जोड़ेंगे, ये घटा दो आप, माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर क्या कर दो घटा दो, तब माइनस के चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, 2a - b 0 हटाने पर ये माइनस का ये प्लस का 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, वो बताइए वो कर लेना। ये b से b कैंसिल आउट, क्यों किया मैंने यही समीकरण क्यों लिए a - b, इक्वेशन नंबर 1 व 3 क्यों लिया कि मुझे पता है दोनों समीकरण ए बी में है तो एक मान कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस प्रकार मान आ जाएंगे। ये माइनस के 2a, ये प्लस का a, तो माइनस का a बचेगा, इधर माइनस का 1 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a = 1, a की वैल्यू आ गई, तो आप a की वैल्यू आने के बाद आप मान याद कर सकते हैं b का, इक्वेशन नंबर 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, a का मान इक्वेशन 1 में a का मान रखना, a का मान 1 है, ये -b ये -1 -b ये -1 ये भी -1 हो जाएगा इधर जाकर, तो -b ये -2, माइनस से माइनस के b = 2, b का मान कितना आ गया 2 आ गया। आ रही है बात समझ में, a b का मान याद हो गया। इसके ऊपर हम देखेंगे a का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर c का हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 में a का मान पुट करने पर या रखने पर, थोड़ी स्पीड है क्यों, टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर। 2 a की वैल्यू कितनी है 1 + c = 5, तो c बराबर 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे कितना बनेगा 2 माइनस के 2, c की वैल्यू आ गई 3। आ रही है बात समझिए, c का मान आ गया। अब c का मान इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर d का मान आ जाएगा। यार ये तो 10वीं क्लास की बात है, इक्वेशन नंबर 4 में c का मान रखने पर, c का मान रखेंगे 3 × 3 + d = 13, 3 × 9, 13 - 9 मतलब d बराबर 4। देखो a का मान, b का मान, c का मान, d का मान सबका आ गया। देखो ये रहा a का मान, ये रहा b का मान, और ये रहा c का मान, ये रहा d का मान। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो देखें 7वां मैंने करा दिया। 8वें के अंदर एबीसीड है कि a, चलो 8वां यही छोटा सा कर लेना। a दे रखा है 8वें के अंदर, a है m × n, एक वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स। तो मैंने मैट्रिक्स का सेकंड वीडियो पढ़ाया था, थ्योरिकल पार्ट आज आपने कम देखा है तो देख लेना, आपकी दिक्कत हो जाएगी इस पर्सन में, ठीक है। अगर am बराबर m × n है तो एक वर्ग मैट्रिक्स ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो वहाँ क्या होगा सी ऑप्शन होगा। क्यों? वर्ग मैट्रिक्स में m = क्या होता है n होता है, कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या हमेशा समान होती है। 9वां जस्ट ऐसा ही है, 7वां क्या है वैसा, ठीक है। 10वां इजी है, कर लेना, ठीक है। तो साथियों, अगर आपको मेरा प्रयत्न अच्छा लगा हो, प्रयत्न कोशिश अच्छी लगी हो आपको समझाने में, 3.1 पूरी कंप्लीट करा दी है मैंने। कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें तो बढ़िया बात रहेगी। मैं आगे भी कोशिश करूँगा, मेरी उम्मीद तोड़ने मत दें। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।